हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो फिर चलिए गाइस, हम राइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो होता है वो भाग जाता है और 3 महीने बीत चुके होते हैं। वांगजी विंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वांगजी विंग को कहीं भी नहीं ढूंढ पाता है। वांगजी विंग की हर जगह तलाश करता है, लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। वांगजी हार मानकर एक टेंपल के सामने बैठ जाता है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहा होता है, क्योंकि वो विंग को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा था। आखिर हो क्या गया कि विंग उसे छोड़कर भाग गया। वांगजी ये सब सोच रहा होता है। तभी वांगजी कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इस टेंपल पर बहुत लोग आए हैं और जिन्होंने भी इस टेंपल पर सच्चे दिल से इच्छा मांगी है, उनकी इच्छा पूरी हुई है। कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने इस गॉड ऑफ फिशेस के टेंपल पर दिल से इच्छा मांगी है, उनकी इच्छा पूरी हुई है। वांगजी ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। वांगजी का दिल बिल्कुल बैठा जा रहा होता है, क्योंकि विंग उसे नहीं मिल रहा होता है। और इन सारे बातों को सुनकर अब वांगजी के पैर अपने आप ही उस टेंपल की ओर बढ़ने लगते हैं। वांगजी उस टेंपल के अंदर जाता है। वांगजी वहाँ अपने सामने 3 बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने घुटने टेकता है और उसके बाद वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और उसके बाद वो अपने हाथों को जोड़ लेता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग तुम कहाँ हो। उसके बाद वांगजी सोचता है कि मुझे नहीं पता कि लोग यहाँ जो आपकी पूजा करते हैं वो सच कहते हैं या फिर झूठ, मुझे नहीं पता। मेरी उम्मीद खो चुकी है विंग को ढूंढने की। मैंने विंग को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इसीलिए अब मेरे पास आखिरी यही रास्ता बचा है। ऐसा सोचकर वांगजी उन 3 मूर्तियों की तरफ देखता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे विंग को ढूंढने में। मेरी इच्छा ये है कि मैं विंग को ढूंढ लूँ और मुझे मेरा विंग वापस मिल जाए। वांगजी जब ऐसा सोचता है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांगजी अपने आंसुओं को पोंछकर उस टेंपल से बाहर आता है और उसके बाद वो फिर से विंग की तलाश पर लग जाता है। वांगजी ऐसे ही विंग को ढूंढ रहा होता है, इधर उधर सबसे विंग के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि तुमने सुना, पासी के गांव में एक जंगल के पास काफ़ी भूतिया चीज़ें हो रही है वहाँ। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि गुसु के कुछ डिसिपल्स वहाँ तलाश करने के लिए गए थे और उनमें से बहुत लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग मर गए हों, लेकिन वो जिंदा थे। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में सुना। और मैंने एक और बात सुनी थी कि कुछ ही दिन पहले एक ओमेगा इसके बारे में पूछताछ कर रहा था। क्या तुमने उसके बारे में सुना? वांगजी जब ये सुनता है तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वांगजी समझ जाता है कि वो लोग विंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर वांगजी उन दोनों बंदों के पास जाता है ताकि वांगजी विंग और उस गांव के बारे में पूछ सके। और दूसरे तरफ विंग उसी गांव के उस जंगल के पास आ चुका होता है ताकि वो उस आत्मा की खोज कर पाए। कुछ ही दिन पहले विंग ने इस गांव और इस जंगल के बारे में सुना और विंग ने
इसके बारे में बहुत लोगों से पूछताछ भी की ताकि वो इस गांव और इस जंगल तक आ सके नाइट हंटिंग के लिए, ताकि गांव के लोगों को इस आत्मा से छुटकारा मिल सके। ये सोचकर विंग इस जंगल में यहाँ आया होता है। विंग को थोड़ी डिजीज फील होने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है कि कुछ दिनों से मेरे साथ यही सब हो रहा है। मुझे कभी चक्कर आते हैं, रोज़ सुबह उल्टी होती है, कभी कभी तो लगता है कि मैं एक भुक्कड़ हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी है आजकल, और आजकल मैं आलसी भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, ऐसा विंग सोचता है। लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। विंग को उस जंगल में चलते चलते शाम हो जाती है और विंग को कुछ अजीब फील होने लगता है। विंग कुछ आवाज़ें सुनता है और वो अपने सामने कुछ आकृतियों को देखता है जो कि उस आवाज़ की तरफ जा रहे होते हैं। विन उन आकृतियों का पीछा करना शुरू कर देता है और उन आकृतियों का पीछा करते करते वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। उसके सामने कुछ नीले रंग की रोशनी दिख रही होती है, जिनके अंदर वो आकृति जाने लगती है। विंग उस रोशनी वाली चीज़ के पास जाता है और उसके बाद वो उस चमकती हुई चीज़ को छूने के लिए जाता है। विंग उस चीज़ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वो रोशनी और भी ज़ोरों से जगमगाने लगती है। विंग जैसे ही उस रोशनी को छूता है, उसके आंखों के सामने सारी चीज़ें काली हो जाती हैं। विंग उसी आवाज़ को दोबारा सुनता है। वो धुन को सुनते सुनते विंग के आंखों के सामने उसकी और वांगजी के साथ बिताई हुई सारी यादें दिखने लगती है। धीरे धीरे कर ऐसा लग रहा होता है कि विंग अपनी और वांगजी की यादों में खोने लगता है। विंग वांगजी और अपनी यादों को याद कर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ही वो आवाज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और धीरे धीरे कर वो सारी यादें विंग की शनआर और वांगजी के साथ बदलने लगती है। विंग उदास होने लगता है। विंग काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है और वो चिल्ला कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें मेरे आंखों के सामने से दूर हटाओ मेरे आंखों के सामने से दूर इन्हें। ऐसा विंग कह ही रहा होता है कि फिर से उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें काली हो जाती है और विंग एक आवाज़ सुनता है, किसी की हंसने की आवाज़। विंग ये आवाज़ सुनकर अपने इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता है कि कौन हो तुम? तो फिर वो आवाज़ फिर से विंग से कहती है कि प्यार हमेशा धोखा देती है ना? तो फिर विंग कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम? तब वो आवाज़ फिर से कहती है, उसने तुम्हें धोखा दिया उस लड़की के साथ। ऐसा कहकर वो आवाज़ हंसने लगती है। विंग कहता है कि नहीं, उसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, उसकी कभी भी इस चीज़ में गलती ही नहीं थी, ऐसा नहीं है। विंग ऐसा कहता है तो वो आवाज़ फिर से हंसते हुए कहती है, कभी मैं भी किसी के बारे में इसी तरह से सोचा करती थी, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आवाज़ ऐसा कहती है और धीरे धीरे विंग के सामने एक लड़की दिखती है जिसकी आंखों का कलर
लाल होता है, लंबे काले बाल होते हैं, उसकी स्किन का कलर पूरा वाइट होता है और ये देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो लड़की कितनी सुंदर थी। विंग के सामने वो लड़की अपीयर होकर फिर से विंग से कहती है कि उसने तुम्हारा फायदा उठाया, उसने तुमसे शादी की, तुमसे वादे किए, तुम और उसने कितने सारे पल एक साथ बिताए, लेकिन आखिर में उसने तुम्हें धोखा दे दिया। वो ऐसा कहती है तो विंग कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं था, उसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, मैं था वो जो वहाँ से भागाया। ऐसा कहकर विंग उस आत्मा पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो आत्मा उससे बच जाती है। उसके बाद वो आत्मा विंग को अपनी शक्तियों से उसकी जगह ही पर उसे रोक देती है और उसके बाद वो विंग से कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें, तो सुनो कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा कहकर वो आत्मा विंग को अपनी स्टोरी बताने लगती है। बहुत सालों पहले मैं इस गांव में बहुत खुशी से रह रही थी। मेरा छोटा सा परिवार था, एक खुशहाल जिंदगी थी मेरी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने मेरे घर पर हमला कर दिया और उन लोगों ने मेरे माता पिता को मार दिया। वो सब तो ठीक था, उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं भागी, जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर मैं भागी उन गुंडों से। मैं इस जंगल में आकर रुक गई, एक घर के पास, यहाँ इसी जगह, और मैं उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए। उन लोगों ने मुझे मारा और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आखिर एक ओमेगा की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। मैंने सोचा, और मैंने ये भी सोचा कि यही मेरी आखिरी अंत है। लेकिन तभी वहाँ कोई आया, उसने उन लोगों को जान से मार दिया। उसने मेरी मदद भी की, वो मुझे यहाँ इस घर में लेके आया, उसने मेरा इलाज किया और मैंने भी उसकी मदद की। ऐसा ही कर कर उसने मुझसे दोस्ती की और उसके बाद हम दोनों की दोस्ती एक दूसरे चीज़ में बदल गई, प्यार। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, तो मैंने भी उससे कह दिया कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सारी चीज़ें झूठ होगी। जितने भी चीज़ें उसने कही थी वो सारी चीज़ें झूठ होगी। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे साथ रहेगा, मुझे हमेशा प्यार करेगा, ऐसा वो कहता था। लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया, बस ऐसे ही, बिना मुझे बताए, बिना मुझे कुछ कहे वो मुझे छोड़कर चला गया। वो सब तो ठीक था, मुझे लगा कि एक दिन वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा, लेकिन काफ़ी साल बीत गए, वो मेरे पास वापस नहीं आया। तो फिर मैंने उसकी तलाश करना शुरू कर दी और सोचा कि मैं जब उससे मिलूंगी तो मैं उसे भी याद रहूंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे भूल चुका होगा। लेकिन मैं जब टाउन में आई, मुझे पता चला कि वो एक राज्य का राजा है। मैं ये जानकर काफ़ी शॉक्ड थी कि वो एक राजा है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ने मुझे शॉक्ड किया। उसने शादी कर ली किसी और से, मुझसे नहीं। वो मुझे छोड़कर इसीलिए चला गया था क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई था। फिर भी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है। बताओ, ये धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसीलिए मैंने इसी जगह उस घर पर अपने आप को आग लगाकर मार डाला। उसके बाद मैं यहीं रह गई, एक आत्मा बनकर, और यहीं उस आत्मा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। विंग उस आत्मा से कहता है कि देखो,
मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद कर सकता हूँ। तुम्हें बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि गांव वालों को तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर वो आत्मा विंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें उस आदमी ने धोखा नहीं दिया? ऐसा वो विंग से पूछती है। तो विंग उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि लंचा ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। मैं ही था वो जो वहाँ से भाग आया। उसकी कभी भी किसी चीज़ में गलती नहीं थी। विंग ऐसा कहता है उस आत्मा से। तो फिर वो आत्मा उससे कहती है कि आखिर क्यों तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? वो आत्मा विंग से ऐसा कहती है। तो विंग उससे कहता है कि क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए। विंग ऐसा कहता है तो वो आत्मा गुस्से में आकर अपनी पावर्स का यूज़ कर विंग को धक्का मारती है और उससे कहती है कि आखिर क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? विंग उस धक्के की वजह से गिरने वाला होता ही है कि तभी उसे कोई पकड़ लेता है, लेकिन विंग की आंखें फिर भी बंद हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। इसी वजह से अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वांगजी विंग को पकड़ने के बाद उस आत्मा की तरफ देखता है और कहता है कि xiao chen। वो आत्मा अपना नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फिर वो वांगजी से कहती है कि तुम यहाँ कैसे, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो वांगजी उस आत्मा से कहता है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारे नाम की बात है, तुम्हें उसके बारे में ये आदमी बता देगा। वांगजी जब ऐसा कहता है तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है। वो फिर उस आत्मा को देखकर कहता है कि xiao chen। वो आत्मा उस आदमी को देखकर कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो फिर वो आदमी उस आत्मा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी बोलता है। तो फिर वो आत्मा उससे कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम कौन हो? बताओ मुझे। ऐसा वो आत्मा कहती है उस आदमी से। तो फिर वो आदमी xiao chen से कहता है कि मैं शन हुआ हूँ। ऐसा वो आदमी उस आत्मा से कहता है। तो फिर वो आत्मा शॉक्ड हो जाती है और वो फिर उस आदमी से कहती है कि तुम शन हुआ हो ही नहीं सकते हो। तुम कौन हो? सच बताओ। तो फिर वो आदमी उस आत्मा से कहता है कि xiao chen, मेरा चेहरा ज़रूर बदल गया है, मेरी बॉडी भी ज़रूर बदल गई है, लेकिन मैं अभी भी वही शन हुआ हूँ। जब वो आदमी ऐसा कहता है तो वो आत्मा रोने लगती है और उसके बाद स्टोरी स्टार्ट से शुरू होती है कि जब शन हुआ ने पहली बार xiao chen को देखा था तभी वो उससे प्यार में पड़ गया और फिर उसने उसकी मदद की। दरअसल शन हुआ एक राजा था, लेकिन उसने xiao chen को इसके बारे में नहीं बताया और वो xiao chen के साथ वही रहने लगा। लेकिन एक दिन उसके राज्य के लोग शन हुआ को खोज लेते हैं और उसके बाद शन हुआ के पिताजी उससे कहते हैं कि उसे एक राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। शन हुआ इसके बारे में मना करता है उसके पिताजी से, लेकिन उसके पिताजी उसे धमकी देते हैं कि वो xiao chen को जान से मरवा देंगे। ये सुनकर शन हुआ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो रोता भी है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसके पिताजी उसकी एक ना सुनते। तो फिर शन हुआ डिसाइड करता है कि वो एक राजकुमारी से शादी कर लेगा और उसके बाद वो xiao chen को वहीं छोड़कर चला जाता है। और जब उसे पता चलता है कि xiao chen की मौत हो गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फिर वो विश मांगता है कि वो
शन से फिर से मिल पाए, वो ऐसा सोचकर अपनी जान दे देता है। तो आज उसकी वो विश पूरी हो गई, शन से मिलने की। और सारा सच जानने के बाद शन स्माइल करती है और फिर वो शन हुआ के पास आकर उसके गालों को टच करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शन हुआ ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं भी। ऐसे ही शन फूल में बदलने लगती है और फिर वो आसमान में गायब हो जाती है। तभी शन हुआ बोलता है कि अब मेरे भी जाने का टाइम हो गया। वैसे अब तुम्हारी भी विश पूरी हो गई है, शन हुआ ऐसा वांगजी से कहता है। तो फिर वांगजी शन हुआ से कहता है कि आपका शुक्रिया गॉड ऑफ फिशेस। वांगजी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी शन हुआ उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो गॉड ऑफ फिशेस नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा भी टाइम आ चुका है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत रह लिया। अब मुझे अपनी शन के साथ रहना है। तो गाइस, इस फैन फिक्शन में जो है कि गॉड्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब कि वो जाने जाते हैं तो सिर्फ एक नाम की वजह से, लेकिन हर गॉड, जैसे कि द गॉड ऑफ विशेस, तो जैसे कि शन हुआ जब मरता है तो वो एक विश मांग के मरता है कि उसे शन से दोबारा मिलना है। तो इसी वजह से वो द गॉड ऑफ विशेस बनता है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि हर एक आत्मा जिसकी विश पूरी ना हुई हो तो वो सारे लोग द गॉड ऑफ विशेस नहीं बनता है, क्योंकि वो सिर्फ चुने हुए सोल्स के ही साथ होता है। तो गाइस, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि शन हुआ गॉड कैसे बना। ठीक है, तो फिर हम अपनी आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर शन हुआ कहता है कि उसे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वांगजी शन हुआ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे विंग तक लाने के लिए। तो शन हुआ वांगजी से कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, वैसे मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम। इतना कहकर शन हुआ रुक जाता है। तभी वांगजी उनसे कहता है कि मैं क्या, तुम पिता बनने वाले हो। शन हुआ कहता है। वांगजी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी शन हुआ भी आसमान में गायब हो जाता है। उसके बाद हम 1 साल बाद देखते हैं जब विंग अपने रूम में चिल्ला रहा होता है और वांगजी का नाम पुकार रहा होता है, लंचा लंचा जल्दी आओ। विंग ऐसा कह रहा होता है तो वांगजी दौड़कर उसके पास जाता है। हालांकि क्लाउड रिसोर्सेस में ये सब करना मना था, लेकिन इन 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। क्या कहना, हमारा वांगजी ही बदल गया था। वांगजी जब विंग के पास पहुंचता है तो फिर वो विंग से पूछता है कि क्या हुआ विंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी विंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है कि देखो लंचा, हमारा क्यूट बेबी यूई मुझे मम्मा कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर वांगजी मुस्कुराकर नीचे आईवान की तरफ बेंड होता है और फिर कहता है कि क्या सच में तुमने अपनी मम्मा को मामा कहा। विंग ये सुनकर पाउट करके कहता है कि लंचा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझे मामा कहा। आईवान, मुझे फिर से मामा कहो प्लीज बेबी यूई। तो फिर आईवान, जिसके हाथ उसके मुंह पर होते हैं, वो धीरे से और प्यार से अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ कहता है कि मामा। ऐसे कहकर आईवान विंग को कहता है। तो फिर विंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसके बाद आईवान वांगजी की तरफ देखकर कहता है कि पापा। ऐसा कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। वांगजी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वो विंग और आईवान से कहता है कि बाबा तुमसे प्यार करते हैं आईवान, और तुम्हारी मम्मा से भी। तो फिर गाइस, हमारा राइवल अरेंज मैरिज का फैन फिक्शन यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फैन फिक्शन का
मेन पॉइंट क्या था? तो गाइस, इस फैन फिक्शन का मेन पॉइंट था मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत सारे लोगों के बीच होते रहती है। चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम लेकर आती है। तो इसीलिए हमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेनी चाहिए बात कर, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। बात कर लेने से सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बड़ी बन सकती है, वो भी सॉल्व हो सकती है। तो आई होप कि आप लोग मेरे उस बात को समझेंगे इस फैन फिक्शन के द्वारा। और हाँ, एक और बात गाइस, मैं इस फैन फिक्शन के बाद एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आने वाली हूँ, जिसका नाम है आई कैन नेवर डिनाई यू, जो कि एक जानी फैन फिक्शन है। मतलब कि श्याओसन जो है वो टॉप होगा और वान युबो जो है वो बॉटम होगा। और अगर आप फेरी फैन फिक्शन के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं शायद फेरी फैन फिक्शन का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही की फ़ैन फिक्शन को जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो आई होप कि आप समझोगे। और मैं आई कैन नेवर डिनाई यू फैन फिक्शन में नेम्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली हूँ गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आप अपना काम जानते हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। तो जल्दी ही मिलूंगी मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर, और वो है ऑफ कोर्स आई कैन नेवर डिनाई यू। एंड आई लव यू गाइस। बाय बाय।